बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am Hafza Saira Saleem, Subject Specialist at DPS and College in Sahiwal. I welcome you to DPS Digital Classes. I will teach you Biology FSC class second year. Let's start our today's lecture. The topic of our today's lecture is parathyroid gland, islets of Langerhans, pancreas, and adrenal glands. First of all, we will discuss about parathyroid glands. सबसे पहले हम इसकी लोकेशन को डिस्कस करेंगे. It is embedded in posterior part of lateral sides of thyroid gland. Embedded का मतलब है कि ये धंसे हुए हैं. Posterior पिछले हिस्से में. Lateral sides का मतलब है दोनों sides पर. Thyroid gland के पिछले हिस्से पर दोनों sides पर ये present है. डायग्राम में देखें क्लियरली आप समझ सकेंगे. ये साइड से व्यू लिया गया है नेक रीजन का. नेक रीजन में ऊपर लेरिंग्स है, उससे नीचे थायराइड ग्लैंड है. थायराइड ग्लैंड के साथ ओवल शेप्ड स्मॉलर स्ट्रक्चर्स पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं. और अगर इनका बैक व्यू लिया जाए, थायराइड ग्लैंड को पीछे से देखा जाए, हमारी बैक साइड से देखा जाए, पैराथायराइड ग्लैंड्स जो 4 हैं नंबर में, वो हमारे थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर पोर्शन में प्रेजेंट है. नेक्स्ट है इसका फंक्शन. जनरल फंक्शन इसका ये है, दे रिलीज कैल्शियम फ्रॉम बोन एंड एड्स इन ब्लड. अगर किसी भी कंडीशन में ब्लड में कैल्शियम आयंस की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये बोन्स से कैल्शियम आयंस को लेंगे और उसको एंटर करवाएंगे ब्लड में, ताकि ब्लड में कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जा सके. आप लोग थायराइड ग्लैंड के साथ कैल्सिटोनिन हार्मोन पहले पढ़ चुके हैं. It works 100% oppositely to calcitonin. ब्रैकेट में लिखा है it is antagonistic to calcitonin. ये कैल्सिटोनिन के ऑपोजिट वर्क करता है. इसका हार्मोन जो है उसका नाम है पैराथॉर्मोन. पैराथॉर्मोन वर्क किस तरह से करेगा? Low level of blood calcium ion stimulate parathyroid and increase parathormone. अगर ब्लड में कैल्शियम आयंस की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पैराथायराइड ग्लैंड ज्यादा वर्किंग करेगा और अपनी सिक्रीशन को भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा. अब इसी के वाइस वर्सा दूसरी कंडीशन है हमारे पास. अगर ब्लड में कैल्शियम आयन हाई लेवल पर है तो पैराथायराइड ग्लैंड्स सप्रेस हो जाएंगे, कम वर्किंग करेगा और पैराथॉर्मोन कम रिलीज होगा. आप जर्नली ये याद रखें, पैराथॉर्मोन की सिक्रीशन और ब्लड में कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं. इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, ब्लड में कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी तो पैराथॉर्मोन डिक्रीज हो जाएगा. अगर पैराथॉर्मोन डिक्रीज होगा तो कैल्शियम आयंस इंक्रीज होते जाएंगे. अब नेक्स्ट है इसकी एब्नॉर्मेलिटीज. एब्नॉर्मेलिटीज की 2 कंडीशंस हो सकती हैं. पहली है हाइपोसिक्रीशन और दूसरी है हाइपर सिक्रीशन. हाइपो का मतलब है लो और हाइपर का मतलब है हाई. तो इस तरह से हाइपोसिक्रीशन का मतलब है कैल्शियम आयंस ब्लड में कम हो जाएंगे और अगर इसकी सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगी तो ब्लड में कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी. एंड डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स. अब ये कैल्शियम ब्लड में लेकर कहां से आता है? ये बोन्स से लेकर आता है. तो बोन्स में मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती जाएगी और ब्लड में वही मिनरल्स इंक्रीज होते जाएंगे. अब अगर हाइपोसिक्रीशन हो तो इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट होता है मस्कुलर टेटनी. आप लोगों ने ये पहले पढ़ा हुआ है. मस्कुलर टेटनी में नर्व इम्पल्सेस स्टिमुलेट हो जाती हैं और मसल्स में कन्वल्जन्स होती हैं, झटके लगते हैं. और अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो उसकी वजह से रिकेट्स हो सकती है. रिकेट्स का मतलब है बोन्स वीक हो सकती हैं, स्पेशली इन चिल्ड्रन. दूसरा इफेक्ट क्या है? किडनी स्टोन्स बनते हैं. आप लोग पहले एक चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि 15% किडनी स्टोन्स जो हैं
वो कैल्शियम फॉस्फेट के बनते हैं। तो अगर ब्लड में कैल्शियम कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट हार्मोन स्टार्ट कर रहे हैं विच इज कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियास। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। पैंक्रियास अब दो तरह से काम करता है, एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। आप लोग ये पहले से पढ़ चुके हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब है ऐसा ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन किसी ट्यूब के जरिए रिलीज करे, और एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड कहलाता है जो अपना हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करते हैं। पैंक्रियास हमारे पास ऐसा ग्लैंड है जो दोनों तरह से वर्किंग करता है। जब पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है तो बाइल डक्ट को यूज करता है, इसलिए ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर वर्क करता है। और जब ये इंसुलिन और ग्लूकागोन प्रोड्यूस करेगा तो ये अपनी दोनों सिक्रीशंस को डायरेक्ट ब्लड में इंट्रोड्यूस करवाएगा। देयरफॉर इट आल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड होगा, मतलब हम सिर्फ इंसुलिन और ग्लूकागोन की कंसंट्रेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे। ये पैंक्रियास की डायग्राम है। येलो कलर की जो सारी स्ट्रक्चर है ये पैंक्रियास कहलाती है। हमारे लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ही ये प्रेजेंट होता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका कंट्रोल। इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ STH सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एंड द लेवल ऑफ ब्लड शुगर। पैंक्रियास अपनी सिक्रीशन उसी वक्त रिलीज करेगा जब सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन या ब्लड शुगर लेवल में से कोई भी चीज इसको स्टिमुलेट करे तो पैंक्रियास अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देगा। अब पैंक्रियास की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें टू डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट है। एक है अल्फा सेल्स और दूसरे हैं हमारे पास बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स स्मॉलर नंबर में प्रेजेंट होते हैं और कहीं कहीं है। बीटा सेल्स लार्जर नंबर में प्रेजेंट है। अब बेसिकली पैंक्रियास में ज्यादा सेल्स बीटा सेल्स ही हैं। अल्फा सेल्स स्मॉलर नंबर में है, कहीं कहीं पर प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। लैंगरहैंस साइंटिस्ट का नाम था और आइलेट्स आपको पहले से पता है जजीरे को कहा जाता है, मतलब पानी के अंदर जो थोड़ा सा खुश्की का हिस्सा है वो आइलेट्स कहलाता है। इसी तरह से अल्फा सेल पूरे पैंक्रियास में थोड़े से प्रेजेंट है। फंक्शंस इनके क्या है? अल्फा सेल्स आर एसोसिएटेड विद ग्लूकागोन प्रोडक्शन। ग्लूकागोन हार्मोन का नाम है और अल्फा सेल्स इसे प्रोड्यूस करवाएंगे। Whereas बीटा सेल्स आर एसोसिएटेड विद इंसुलिन प्रोडक्शन। बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करवाने में हेल्पफुल है। अब हम इसकी जो दो सिक्रीशंस हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन, उन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करें। पहले है इंसुलिन। इंसुलिन का नॉर्मल फंक्शन क्या है? इट डिप्रेस द ग्लूकोज लेवल इन वैरायटी ऑफ वेज। सबसे पहला काम तो यही है कि ये ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करता है, डिप्रेस करता है। अब इसके डिप्रेस करने के कुछ मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहला क्या है? इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लाइकोजन बेसिकली ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म है। इंसुलिन ब्लड में जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको स्टोर करना शुरू कर देगा और इस तरह से ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। जहां जहां पर एनर्जी चाहिए वहां पर ग्लूकोज को सप्लाई करेगा ताकि ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो, ग्लूकोज को यूटिलाइज किया जाए और ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर एनर्जी प्रोड्यूस करे। इस तरह से ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ग्लूकोज को प्रोटीन की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाए या लिपिड्स की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाए। इस तरह भी हमारे पास ग्लूकोज कंसंट्रेशन ब्लड में कम होती जाएगी। इनहिबिट हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स। ग्लाइकोजन का मैंने पहले बताया, इट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी
इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये दोबारा से चेंज हो जाएगी ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में चेंज करने का जो प्रोसेस है उसको रोक देगी, और ये प्रोसेस लीवर और मसल्स में होता है क्योंकि ग्लाइकोजन इन्हीं दो पोर्शंस में स्टोर्ड है। अब ये डिफरेंट फंक्शंस हैं इंसुलिन के कि इंसुलिन किस तरह से काम करती है। नेक्स्ट है हाइपोसिक्रीशन। अगर किसी भी वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो जाए, फेलियर टू प्रोड्यूस इंसुलिन इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। अगर इंसुलिन की कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जाए तो इस बीमारी को डायबिटीज मेलाइटस या जनरल लैंग्वेज में शुगर कहा जाता है। अब डायबिटीज के सिम्टम्स क्या हैं? हाई ब्लड शुगर लेवल, जब ग्लूकोज स्टोर नहीं की जाएगी, इंसुलिन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी तो डेफिनेटली ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। शुगर इन यूरिन, अब जब यूरिन फॉर्मेशन होगी तो उस वक्त ग्लूकोज और सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन की जाती है अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। अब अगर ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो इस कंडीशन में यूरिन में भी शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। डाइल्यूटेड यूरिन विल बी प्रोड्यूस्ड। डाइल्यूटेड यूरिन का मतलब है कि जब ज्यादा शुगर को बॉडी से रिलीज करवाना है, हमारी बॉडी ज्यादा शुगर के मुताबिक ज्यादा वाटर भी रिलीज करेगी ताकि आसानी से शुगर को बॉडी से रिलीज करवाया जा सके। बॉडी बिकम्स डिहाइड्रेटेड। जब यूरिन के साथ पानी ज्यादा बॉडी से रिमूव हो जाएगा तो डेफिनेटली बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिस्टर्बेंस इन ऑस्मोटिक बैलेंस, जब पानी की कमी होगी तो डेफिनेटली बॉडी में फ्लूइड्स का लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये सारे स्टेप्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ब्लड में शुगर कंसंट्रेशन ज्यादा हुई, उसकी वजह से यूरिन में भी शुगर ज्यादा बॉडी से रिमूव की जाएगी। उस ज्यादा शुगर को बॉडी से रिमूव करने के लिए ज्यादा वाटर रिलीज करवाया जाएगा जिसकी वजह से डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। जब डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा तो बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी और उस डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है डिरेंजमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इन डिफरेंट फंक्शंस की वजह से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा और नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा। नेक्स्ट है टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स फ्रॉम फैट्स नीड ग्लूकोज एनर्जी फॉर ऑक्सीडेशन, accumulate within body and lost from kidney with valuable metabolic hatides। हमारे पास जो नॉर्मल प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से है कि फैट्स जब भी एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहेंगी तो ये पहले ब्रेक डाउन होंगी नेगेटिवली चार्ज कीटोन बॉडीज में। नेगेटिवली चार्ज कीटोन बॉडीज जो हैं ये हमारे सेल्स के लिए टॉक्सिक है, तो ग्लूकोज फौरी तौर पर अपनी एनर्जी देगा और इन नेगेटिवली चार्ज कीटोन बॉडीज की ऑक्सीडेशन करके उन्हें लेस टॉक्सिक फॉर्म में चेंज कर देगा। अब इस कंडीशन में जब डायबिटीज हो गई है, ग्लूकोज एनर्जी नहीं दे सकता ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए, तो अब ये नेगेटिवली चार्ज कीटोन बॉडीज जो टॉक्सिक हैं ये बॉडी में इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगी। जब ये इकट्ठी होंगी तो अब बॉडी कोई ना कोई तरीका तो ढूंढेगी उन्हें बॉडी से रिमूव करने के लिए। अब वो उन्हें किडनी के थ्रू रिमूव करने की कोशिश करते हैं, यूरिन के थ्रू रिमूव करते हैं। जब इन्हें यूरिन के थ्रू रिमूव किया जाएगा तो कीटोन बॉडी अकेली रिमूव नहीं होती बल्कि बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिक कीटाइंस को अपने साथ अटैच करेगी और कीटोन बॉडी यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाएगी। तो इसलिए फैट्स जब भी डायबिटिक पेशेंट्स में एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो मेटाबॉलिक कैटाइंस भी बॉडी से रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया। एबनॉर्मेलिटी है ये, एक्सेस इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड। इंसुलिन जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होती है। अगर इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस होगी इट इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज टू मच। हम लोगों ने इंसुलिन के फंक्शंस में ये पढ़ा था कि ये ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करती है, लेकिन अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा है तो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगी और इसी वजह से ब्लड में शुगर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। इफेक्ट क्या आएगा?
इट विल अपसेट मस्कुलर एंड नर्व फंक्शनिंग। जब शुगर लेवल कम हो जाएगा, बॉडी के पास एनर्जी नहीं होगी, तो बॉडी के मसल्स और नर्व्स प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और इस वजह से कभी कभार इंसान बेहोश भी हो सकता है। अब हम पैंक्रियाज का दूसरा हार्मोन डिस्कस करेंगे विच इज ग्लूकागोन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। इट इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। ये इंसुलिन के बिल्कुल उल्ट काम करता है। इट इंक्रीजेस लेवल ऑफ ब्लड शुगर। इंसुलिन ब्लड में शुगर की कंसंट्रेशन को कम करता था, ग्लूकागोन ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा। ब्लड शुगर को इंक्रीज करने के मेथड्स क्या हैं? सबसे पहला क्या है? प्रमोट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन टू ग्लूकोज इन लीवर एंड मसल्स। आप लोगों को पहले बताया ग्लाइकोजन स्टोर्ड ग्लूकोज है। स्टोर्ड ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज की फॉर्म में चेंज करता जाएगा और इस तरह से ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। जब फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा तो इसकी वजह से भी ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि फैट्स के ब्रेक डाउन होने से भी ग्लूकोज बनता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ग्लूकागोन एबनॉर्मेलिटीज। इट्स एबनॉर्मेलिटीज सीम्स टू बी रेयर। इसकी एबनॉर्मेलिटीज बहुत कम होती हैं, कभी कभार कोई केस ही होता है। इसकी रीजंस क्या हैं? ट्यूमर ऑन अल्फा सेल्स कॉज सिक्रीशन ऑफ एक्सेस ग्लूकागोन। अगर अल्फा सेल्स पर कोई भी ट्यूमर बन जाए, सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाए, तो उसकी वजह से ग्लूकागोन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। डेफिनेटली जब ग्लूकागोन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। जब ग्लूकोज कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी तो ये हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन बीटा सेल्स पर इफेक्ट करेगी और बीटा सेल्स डैमेज हो जाएंगे। जब बीटा सेल्स डैमेज हो जाएंगे तो इसकी वजह से प्रॉपरली इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी एंड इट विल कॉज डायबिटीज मेलाइटिस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एड्रीनल ग्लैंड्स। सब ग्लैंड्स की तरह हम सबसे पहले इसकी भी लोकेशन को ही डिस्कस करेंगे। पेयर ऑफ एड्रीनल्स। एड्रीनल ग्लैंड हमेशा पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट हैं, मतलब दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। दे आर प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी। ये हर किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ डायग्राम में देखें, हमारी बॉडी में दो किडनीज प्रेजेंट हैं और दोनों किडनीज के ऊपर वाले पोर्शन पर टॉप पे दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे विच आर कॉल्ड एज एड्रीनल ग्लैंड्स। नेक्स्ट है एड्रीनल ग्लैंड के पार्ट्स। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एड्रीनल कॉर्टेक्स विच इज इट्स आउटर रीजन and its inner region is called as adrenal medulla. अब हम इन दोनों पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले है एड्रीनल मेड्यूला। बोथ एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन आर रिलीज्ड इन स्ट्रेस सिचुएशन। एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन ये दोनों हार्मोन्स के नाम हैं जो एड्रीनल मेड्यूला सिक्रीट कर रहे हैं और ये दोनों स्ट्रेस सिचुएशन में सिक्रीट होंगे। मतलब जब बॉडी कोई स्वीयर सिचुएशन में हो, नॉर्मल कंडीशन से हटकर है, तो उस कंडीशन में एड्रीनल मेड्यूला वर्क करेगा। पहला है एड्रीनालिन, इसका सेकंड नेम एपिनेफ्रिन भी है। अब चूंकि ये स्ट्रेस सिचुएशन में सिक्रीट होते हैं, आप एग्जांपल लें फाइटिंग की। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो उस कंडीशन में ये दोनों ग्लैंड्स अपनी अपनी वर्किंग करेंगे। Dilates blood vessels in certain parts such as skeletal muscles. बॉडी के कुछ पार्ट्स में ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी। डायलेट होने की वजह यह है कि उन पार्ट्स को ब्लड सप्लाई इंक्रीज की जाएगी। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। आप इस तरह से समझें कि जब हार्ट बीट इंक्रीज होगी तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड ज्यादा जाएगा। अब ब्लड हमें पता है कि वो फूड लेकर जाता है। ब्लड जब फूड और ऑक्सीजन को वहां तक लेकर जाएगा तो वहां पर एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी
और जब एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो उन पार्ट्स में स्केलेटल मसल्स प्रॉपरली वर्क कर सकेंगे। नेक्स्ट है नॉर एड्रीनालीन, या सेकंड नेम है नॉर एपिनेफ्रिन। इट कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल इन सर्टेन पार्ट सच एज गट। गट आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं। हम लोगों ने जैसे पहले एग्जांपल ली थी फाइटिंग की, ऐसी सिचुएशन में डाइजेस्टिव सिस्टम कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, इसलिए उसे ज्यादा ब्लड सप्लाई और ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। Therefore, noradrenaline constrict the blood vessels of digestive tract so that less energy is produced here and more blood is sent to the skeletal muscles so that they can produce more energy and utilize it according to stress situation. अब हमारे पास कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो ये दोनों हार्मोन्स मिलकर प्ले करते हैं। सबसे पहला सिनर्जिस्टिक इन रेजिंग ब्लड प्रेशर। ये दोनों हार्मोन्स ब्लड प्रेशर को रेज करने में हेल्प करते हैं। सिनर्जिस्टिक का मतलब है कंबाइंड वे में। ये दोनों ब्लड प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। रिलीज द ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन इन लीवर। ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज की, और जब जरूरत हो उस वक्त ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में चेंज किया जाता है। ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर होता है, तो ये लीवर से ग्लाइकोजन को रिलीज करवाएगा और उसको ग्लूकोज में चेंज करेगा ताकि ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके और स्ट्रेस सिचुएशन से इजीली मीट किया जा सके। नेक्स्ट है रीइंफोर्स द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी सिचुएशन में अपना रोल प्ले करता है। तो स्ट्रेस सिचुएशन भी एक ऐसी ही इमरजेंसी सिचुएशन है जिसके लिए बॉडी ने फौरी तौर पर प्रिपेयर होना है, वो मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है। इसलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एड्रीनालिन एंड नॉरएड्रीनालिन। नेक्स्ट है इस हार्मोन की एबनॉर्मेलिटीज। एड्रीनल मेड्यूला के दो हार्मोन्स हैं, उनकी एबनॉर्मेलिटीज हैं ये। इट्स एबनॉर्मेलिटीज आर रेयरली फाउंड। बहुत कम इनकी एबनॉर्मेलिटीज देखी जाती हैं। उसकी रीजन क्या है? एक्सेस ऑफ दीज हार्मोन्स में कॉज एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर। अगर ये हार्मोन्स इंक्रीज हो जाएं तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए बॉडी को नुकसान होता है। इसलिए इसकी एबनॉर्मेलिटीज कम ही देखी जाती हैं। इसकी एबनॉर्मेलिटी से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट किया गया। वो एक्सपेरिमेंट ये था, in rats whose adrenal medulla is removed, ability to withstand stress situation, for example cold, is markedly diminished. कुछ रैट्स में से एड्रीनल मेड्यूला को रिमूव कर दिया गया। अब जब उसको स्ट्रेस सिचुएशन में रखा गया, कोल्ड मतलब ज्यादा लो टेम्परेचर में रखा गया, तो रैट उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को प्रिपेयर नहीं कर सका और उसकी डेथ हो गई। इसलिए हर तरह की स्ट्रेस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एड्रीनल मेड्यूला अपना रोल प्ले कर। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट एड्रीनल ग्लैंड का, विच इज कॉल्ड एज एड्रीनल कॉर्टेक्स। सबसे पहले इसकी एक्टिविटी, इट रिमेन्स एक्टिव ऑल द टाइम। ये किसी स्पेसिफिक टाइम पे अपनी वर्किंग नहीं करता, बल्कि हर वक्त करता रहता है। बट सो एक्टिव का मतलब है कि ये अपनी वर्किंग को इंक्रीज कर देगा, ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। कब एक्टिव होगा? शॉक सिचुएशन में। अगर बॉडी को अचानक से किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए तो उसमें इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। स्ट्रेस सिचुएशन में हेल्प करेगा और इसके अलावा इन्फेक्शन में अपना रोल प्ले करेगा। अब नेक्स्ट है इसके हार्मोन्स, कॉर्टिकल हार्मोन्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को कॉर्टिकल हार्मोन्स कहा जाता है। इसकी हमारे पास दो कैटेगरीज है। पहला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और दूसरा है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। इसके नाम से देखें, ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज, कॉर्टिको का मतलब है एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहे हैं, और लास्ट में जो ऑइड है उसका मतलब है कि ये स्टेरॉइड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से सेकंड नेम जो है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलो मिनरल से रिलेटेड है, कॉर्टिको एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होंगे
और ऑइड का मतलब है कि ये स्टेरॉइड्स हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंक्रीजेस द ग्लूकोज लेवल, बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देंगे। और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड क्या है? दे रेगुलेट द मिनरल लॉस, बॉडी से मिनरल लॉस को रेगुलेट करेंगे, मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है मेन कॉर्टिकल हार्मोन्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है? फर्स्ट वन इज कॉर्टिसोल। बाय नेचर इट इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मतलब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करेगा। इट इंक्रीजेस ग्लूकोज लेवल मेनली फ्रॉम प्रोटीन, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा और उससे ग्लूकोज प्रोड्यूस करवाएगा। जब ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ब्रैकेट में लिखा है इट इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन, इंसुलिन ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करता है और कॉर्टिसोल ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, इसलिए ये इंसुलिन के ऑपोजिट वर्क करता है। सेकंड हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। इट इज प्रिंसिपल मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। प्रिंसिपल मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का मतलब ये है कि ये बॉडी में मिनरल की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करेगा। इट कंजर्व सोडियम आयंस बाय प्रिवेंटिंग लॉस फ्रॉम किडनी। आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि जब किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम पर सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब और रीएब्जॉर्ब किया जाता है। इस प्रोसेस में सोडियम आयंस को बॉडी के लिए कंजर्व करेगा और इस तरह से बॉडी में सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा। नेक्स्ट हार्मोन है कॉर्टिकोस्टेरोन। इट इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ये दोनों तरह से काम करता है। इट इंक्रीजेस ग्लूकोज लेवल, बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को भी इंक्रीज करेगा और साथ में मिनरल लॉस को भी रेगुलेट करेगा। दोनों फंक्शंस इकट्ठे परफॉर्म करेगा अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है इसकी एबनॉर्मेलिटीज। एबनॉर्मेलिटीज में हमारे पास इसकी दो डिजीजेस हैं। फर्स्ट डिजीज इज कॉल्ड एज एडिसन्स डिजीज। इट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, परमानेंटली डैमेज हो जाए, तो इसकी वजह से जो डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड एज एडिसन डिजीज। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स में सबसे पहले हमारे पास मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है इसके हार्मोन्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के तौर पर वर्क करते हैं। तो इन कंडीशंस में ये ग्लूकोज और मिनरल्स की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। जब ग्लूकोज और मिनरल्स की कंसंट्रेशन कंट्रोल नहीं होगी तो सबसे पहला इफेक्ट जो बॉडी पर आएगा वो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस जितने भी हो रहे हैं, चाहे वो एनाबॉलिक हैं चाहे वो कैटाबॉलिक हैं, सबके सब इफेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है वीकनेस ऑफ मसल एक्शन। मसल्स को अपने प्रॉपर फंक्शन के लिए डिफरेंट सॉल्ट्स चाहिए। जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं होगी तो मसल्स भी अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर सकेंगे और मसल्स वीक हो जाएंगे। नेक्स्ट वही बात है, लॉस ऑफ सॉल्ट्स। बॉडी में सॉल्ट्स कंजर्व नहीं रह सकेंगे और बॉडी में सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब अगर किसी पेशेंट को एडिसन डिजीज है और उसको स्ट्रेस सिचुएशन फेस करनी पड़ जाए तो क्या होगा? पेशेंट में लीड टू कोलैप्स एंड डेथ। पेशेंट बेहोश हो जाएगा और उसकी डेथ भी हो सकती है। नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी पर्सन डिस्ट्रेस सिचुएशन को इजीली कंट्रोल कर लेगा। एडिसन डिजीज वाला पेशेंट उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसकी सेकंड डिजीज है कुशिंग डिजीज। टू मच कॉर्टिकल हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड। इस सिचुएशन में कॉर्टिकल हार्मोन्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है उनकी। इसके सिम्टम्स क्या हैं? एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन। बॉडी में से प्रोटीन्स को ब्रेकडाउन किया जाएगा और उसको चेंज किया जाएगा ग्लूकोज में। इस तरह से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज रहेगी
अब प्रोटीन्स बेसिकली मसल्स हैं। अगर मसल्स को कॉन्टिन्यूसली ब्रेक डाउन किया जाए तो बॉडी वीक हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मस्कुलर वीकनेस। सब के सब मसल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे और मसल्स वीक होते जाएंगे। नेक्स्ट है बोन वीकनेस। इसकी वजह से बोन्स भी इफेक्ट होंगी क्योंकि सॉल्ट्स प्रॉपरली बोन्स में स्टोर नहीं हो रहे और सॉल्ट्स ही बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज लाइक डायबिटीज। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मुसलसल हाई रहेगा लाइक डायबिटीज, मतलब ये सिचुएशन डायबिटीज की तरह है, लेकिन कुशिंग डिजीज डायबिटीज नहीं है। डायबिटीज मेलाइटिस इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। कुशिंग डिजीज कॉर्टिकल हार्मोन्स की वजह से होती है, लेकिन इफेक्ट दोनों का सेम है। डायबिटीज में भी ग्लूकोज कंसंट्रेशन हाई रहती है बॉडी में और कुशिंग डिजीज में भी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बॉडी में हाई रहेगी। एक और हार्मोन है जो एड्रिनल्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोजिन्स। एंड्रो का लफ्ज एंड्रोशियम से लिया गया है और एंड्रोशियम आपने फ्लावर के पार्ट्स में पढ़ा हुआ है, मेल पार्ट को कहा जाता है और जेंस का मतलब है प्रोडक्शन, मतलब ऐसा हार्मोन जो मेल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करे वो एंड्रोजिन्स कहलाते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड से बहुत थोड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी बॉडी के मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करेगा। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स वो हैं जो किसी भी जेंडर को स्पेसिफाई करेंगे, मतलब मेल्स में एडल्ट एज में उनकी आवाज भारी हो जाती है, उनकी दाढ़ी आना शुरू हो जाती है। ये डिफरेंट सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं मेल को फीमेल से, और एंड्रोजन हेल्प करता है इन सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रोडक्शन में। स्मॉल क्वांटिटी इज प्रोड्यूस्ड बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स बाय एड्रिनल्स। मेल्स और फीमेल्स दोनों में इसकी स्मॉल क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है। मेल्स में एंड्रोजिन्स बेसिकली टेस्टिस के साथ मिलकर काम करता है और सारे सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में हेल्प करेगा। फीमेल्स में टेस्टिस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए एंड्रोजिन्स सेकेंडरी कैरेक्टर्स प्रोड्यूस नहीं करवा पाता। अब नेक्स्ट है इसकी एब्नॉर्मेलिटीज। ट्यूमर ऑन एड्रिनल ग्लैंड इन फीमेल्स प्रोड्यूस टू मच हार्मोन। अगर फीमेल्स में इस ग्लैंड में ट्यूमर बन जाए तो इसके हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, और अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए इट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन मेल कैरेक्टर्स। तो फीमेल्स में भी कुछ मेल कैरेक्टर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, बट सच केसेस आर रेयर। ऐसे केसेस बहुत कम है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। थैंक यू।